हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? बढ़िया, चलिए गुड। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आज बारी है गॉस थ्योरम की। अब होपफुली आप लोग अब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे, और अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिए पहले, क्योंकि तभी आपको फिर ये गॉस थ्योरम समझ में आएगा। और देखना है तो टाइप करिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिजिक्स ट्यूब, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट फ्लक्स से रिलेटेड पता चल जाएंगे। तो हम लोग गॉस थ्योरम डायरेक्ट नहीं शुरू करेंगे, हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे पहले। ये क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट सभी बुक में दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को ही करने के बाद हम गॉस थ्योरम तक पहुंच जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं या इस क्वेश्चन में ऐसी कुछ चीज़ें सीखेंगे हम लोग जिससे कि गॉस थ्योरम क्या है इसका आइडिया मिल जाएगा हम लोग को। और नहीं तो डायरेक्टली शुरू करेंगे तो बस याद करना पड़ेगा, इतना कोई खास मतलब उसका नहीं बनेगा। क्वेश्चन है, अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल सरफेस इज इमर्स्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू फील्ड। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सिलेंडर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल सरफेस है, ठीक, और वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डूबा हुआ है, इमर्स्ड है, और उसकी जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो पता करना है कि उस सिलेंडर के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रही है, यानी कहने का मतलब उसके अंदर से कितनी फ्लक्स बाहर निकल रही है। तो जल्दी से पॉज करके इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये हो गया एक क्लोज्ड सिलेंडर और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डूबा हुआ है और इसकी एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। अब क्योंकि ये क्लोज सरफेस है तो हम लोगों ने देखा था कि फ्लक्स ऐसे निकलेगी, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। इसका ये मतलब था कि इस सिलेंडर को छोटे छोटे एलिमेंट्री एरिया वेक्टर में डिवाइड करके हर एरिया वेक्टर से फ्लक्स निकालनी पड़ेगी, ई डॉट डी ए करना पड़ेगा, फिर सबको ऐड करना पड़ेगा। अब ये सिलेंडर देखिए तीन सरफेसेस से मिलकर बना है। ये पहला सरफेस हो गया जो इधर फ्लैट होगा बिल्कुल सर्कल के जैसा, ये दूसरा सरफेस हो गया, ये कर्व्ड सरफेस हो गया सिलेंडर का, और ये तीसरा सरफेस हो गया। अब इस पूरे सिलेंडर से अगर हमें क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए निकालना है तो हमें करना होगा पहले सरफेस पे हर जगह ई डॉट डी ए, यानी कि पहले सरफेस को छोटे छोटे एलिमेंट्री एरिया वेक्टर में ब्रेक करके ई डॉट डी ए करना होगा। फिर हमें दूसरे सरफेस से या दूसरे सरफेस को भी ब्रेक करके ई डॉट डी ए करना होगा, और फिर लास्ट में तीसरे सरफेस को भी छोटे छोटे एलिमेंट्री एरिया में डिवाइड करके ई डॉट डी ए करना पड़ेगा। अब यहां पर एक चीज को और ध्यान रखना है, वो ये कि किसी भी क्लोज सरफेस में जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर तो होता ही है, और साथ में एक एक्स्ट्रा चीज कि वो जो परपेंडिकुलर है वो क्लोज सरफेस के अंदर नहीं जाएगा, क्लोज सरफेस के बाहर ही जाएगा। ये भी एक कन्वेंशन मान सकते हैं गॉस थ्योरम को समझने के लिए या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए, कि क्लोज्ड सरफेस पे जब हम एरिया वेक्टर ड्रॉप करेंगे तो वो नॉर्मल तो होगा बट वो सरफेस के बाहर की ओर जाएगा, सरफेस के अंदर नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम सरफेस नंबर 1 को देखें और एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया चूज करें तो वो नॉर्मली बाहर की ओर आएगा। तो ये डी ए हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो पहले सरफेस पे देखिए हमें मिला इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डी ए का मैग्नीट्यूड, ये जो भी छोटा सा है, और कॉस 0, इन दोनों के बीच में देखिए एंगल 0 का बन रहा है। और पहले सरफेस पे हर जगह यही चीज होगी, यानी कि आपने एरिया वेक्टर यहां ले लिया तो भी ई और डी ए के बीच में एंगल 0 का बनेगा। अगर आप एरिया वेक्टर यहां पे ले लेते तो भी डी ए इधर आता, ई इधर आती, तो यानी सरफेस नंबर 1 पे हर जगह ई और डी ए के बीच में 0 का एंगल होगा। सरफेस नंबर 2 पे चलते हैं, यह मिलेगा ई डी ए कॉस 90। क्यों कॉस 90 मिलेगा? तो ये सरफेस नंबर 2 हो गया, इस पे छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लिया, ये नॉर्मली या परपेंडिकुलर जाएगा बाहर की ओर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, एंगल 90 का हो गया। और सेकंड सरफेस पे भी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एलिमेंट्री एरिया वेक्टर के बीच में 90 का एंगल बनेगा। जैसे कर्व सरफेस हो गया और यहां पर एक एलिमेंट्री एरिया ले लें तो ये नॉर्मली ऊपर की ओर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो 90 का एंगल हो गया। अगर हम यहां पर ले लेते एरिया वेक्टर तो ये इधर जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, एंगल फिर से कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब सेकंड सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जगह जगह एंगल फिक्स रहेगा और वो 90 डिग्री के बराबर रहेगा। अब चलते हैं तीसरे सरफेस पे जो उधर का फ्लैट सरफेस है, तो यह जाएगा 3 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, डी ए की वैल्यू, और कॉस 180। क्यों कॉस 180? क्योंकि जब सरफेस नंबर 3 पे एलिमेंट्री एरिया वेक्टर लेंगे तो नॉर्मली जाएगा ये बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं जाता एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस के केस में। तो डी इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई, एंगल कितने का हो गया? 180 डिग्री। और पूरे सरफेस पे भी यही रहेगा कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 180 का रहेगा। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है
तो ये बाहर आ जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड बाहर आ गया। बचा पहले सरफेस पे अब हमें सिर्फ डी ए करना है, cos 0 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा 0, cos 90 0 कर देगा, प्लस cos 180 -1 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है। बचा थर्ड सरफेस पे डी ए, राइट। तो ये हो जाएगा ई। अब पहले सरफेस पे सारा छोटा छोटा एलिमेंट्री एरिया जोड़ देंगे, ठीक है, डी ए, तो पूरा सर्किल का एरिया आ जाएगा। उसे आप पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। तो ए लिख देंगे, प्लस ये तो 0 है, ये हो जाएगा माइनस, वैसे ही थर्ड वाले पे भी ई इंटू ए मिल जाएगा। तो जो टोटल फ्लक्स आई सिलेंडर से वो 0 आई। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि नेगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब होता है और पॉजिटिव फ्लक्स का क्या मतलब होता है। जैसे इस सिलेंडर में इस रीजन में फ्लक्स नेगेटिव आ रही है, तो किसी क्लोज्ड सरफेस में कहीं पर फ्लक्स नेगेटिव आने का मतलब होगा कि फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं और एरिया वेक्टर बाहर जाएगा। और क्लोज सरफेस में कहीं पर पॉजिटिव फ्लक्स आने का मतलब होगा कि एरिया वेक्टर भी इधर जा रहा है और फील्ड लाइंस भी इधर जा रही हैं। यानी कि नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्लोज सरफेस में फील्ड लाइंस कहीं से एंटर कर रही हैं और पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब कहीं से बाहर जा रही हैं। तो इसमें पहले सरफेस में पॉजिटिव फ्लक्स आई, फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, और तीसरे सरफेस में फ्लक्स देखिए नेगेटिव आई, तो फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं और टोटल फ्लक्स 0 आ गई। यानी कि जितनी फ्लक्स अंदर की ओर है उतनी फ्लक्स बाहर की ओर है। इसके अंदर से जो निकलने वाली नेट फ्लक्स है वो 0 है। अब बढ़ते हैं हम लोग गॉस थ्योरम की तरफ और देखते हैं गॉस थ्योरम क्या कहता है। गॉस थ्योरम ये कहेगा कि ये सिलेंडर ऐसे ना रखा होता, ऐसे रखा होता तो भी फ्लक्स 0 आती। इस सिलेंडर के अंदर से कोई फील्ड लाइन नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि जितनी अंदर जाती, तो जिस रीजन में अंदर जा रही है वहां पे फ्लक्स नेगेटिव होती, उतनी ही बाहर निकल जाती, वहां पे फ्लक्स पॉजिटिव आती और नेट फ्लक्स 0 हो जाती। इवन सिलेंडर क्या कोई भी क्लोज सरफेस होता, इवन कद्दू ही क्यों ना होता, तो भी फ्लक्स देखिए हमारी 0 आती। जितनी फील्ड लाइंस अंदर उतनी फील्ड लाइंस बाहर। अब इसको मैथमेटिकली शो कर पाना तो बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि हर जगह एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल चेंज होता रहता। बट स्टिल गॉस थ्योरम ये कहता है कि इससे फ्लक्स कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक। इवन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो भी अगर कोई क्लोज सरफेस होता तो भी फ्लक्स 0 आती। देखिए यहां पर जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं इस रीजन में, यहां पर फ्लक्स नेगेटिव होगी। अच्छा, नेगेटिव मैथमेटिकली कैसे आएगी? देखिए यहां पे जैसे आप एरिया वेक्टर चूज करिए तो नॉर्मली बाहर की तरफ आएगा, फील्ड इधर जा रही है, तो एंगल 90 से बड़ा हुआ और 90 से बड़े एंगल का कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इतने रीजन में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 से बड़ा ही रहेगा, तो इस रीजन में फ्लक्स नेगेटिव रहेगी। और जितनी इस रीजन में फ्लक्स नेगेटिव रहेगी इधर वाले में उतनी ही पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि यहां पर देखिए एरिया वेक्टर इधर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, तो 90 से छोटा एंगल हुआ, फ्लक्स पॉजिटिव रहेगी। और जितनी नेगेटिव रहेगी उतनी ही यहां पर पॉजिटिव रहेगी। यानी कि अब भी इस क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स 0 होगी। यानी किसी भी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स हमेशा 0 ही रहेगी, उसके अंदर से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगी। सिर्फ एक केस में कि जब उसके अंदर चार्ज आ जाएगा, जैसे कि इसी चार्ज को इस सरफेस के अंदर ले जाकर रख देते, जैसे ये, तब देखिए इससे फ्लक्स बाहर आ ही रही है और जो फ्लक्स होगी वो इसके बराबर होगी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस थ्योरम है कि क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है तो क्लोज सरफेस से फ्लक्स इतनी होगी। और ये सब कुछ इस वजह से होगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ 1/r² से वेरी करती है। तो यही सारी बातें देखनी होगी गॉस थ्योरम में हम लोगों को। ठीक, इसको भी समझना होगा। तो अब आते हैं गॉस थ्योरम पे। गॉस थ्योरम कहता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface is 1/ε0 times the net charge enclosed within the surface. Net charge enclosed within the surface. अब देखते हैं गॉस थ्योरम का प्रूफ। और प्रूफ के लिए हम करेंगे ये कि एक जो क्लोज सरफेस है वो एक स्फीयर के जैसा लेंगे और चार्ज पार्टिकल लेंगे, उसको सेंटर पर रखेंगे। वैसे तो प्रूफ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए किया जा सकता है, बट उसके लिए हमें सॉलिड एंगल वगैरह की भी जानकारी चाहिए होगी।
तो सॉलिड एंगल वाला प्रूफ एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया है तो उसको नहीं ले रहे हैं। वैसे हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है, क्वेश्चन जब करेंगे तब। बट प्रूफ के लिए हम लोग सिंपल वाली अप्रोच लेके चल रहे हैं कि जो क्लोज सरफेस है वो हम लोग बिल्कुल एक स्फीयर के जैसा लेके चल रहे हैं और चार्ज पार्टिकल को स्फीयर के सेंटर पर रख दे रहे हैं। अब निकालते हैं इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। तो फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, वो जो क्लोज सरफेस है हमने स्फीयर के जैसा लिया है, ठीक। तो ये आएगा फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हम जानते हैं चार्ज पार्टिकल इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है आर डिस्टेंस पे, पढ़ रखा है 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। यहाँ पर छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे तो वो नॉर्मली जाएगा बाहर की ओर, पढ़ रखा है ये भी हम लोगों ने अभी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये एरिया वेक्टर हो गया डी ए। और अब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो कि हम देख रहे हैं किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और आप कहीं पर भी ले लीजिए, एरिया वेक्टर भी नॉर्मली इधर जाएगा और फील्ड भी रेडियली इधर जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के बीच में हर जगह एंगल 0 का रहेगा और आर भी हर जगह सेम रहेगा क्योंकि चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक। तो फाई इज इक्वल टू, हमें क्या मिल गया, जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, सब कुछ कांस्टेंट है, बचा क्लोज इंटीग्रल डी ए। आर भी कांस्टेंट है भैया, कहीं पर भी जाइए आर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, राइट। अब सारा डी ए जोड़ डालेंगे, ठीक। तो पूरे स्फीयर पे सारा इंटीग्रेशन करना होगा डी ए का, तो हमें मिलेगा स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। तो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, फ्लक्स कितनी आ गई, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ योर गॉस थ्योरम, ठीक है, जिसमें हमने जो क्लोज सरफेस है वो स्फीयर के जैसा लिया है, ठीक है, और चार्ज को सेंटर पर रखा है। अगर चार्ज सेंटर पे नहीं होता या फिर ये सरफेस स्फीयर ना होता, ऐसा कुछ होता, तो भी यही फ्लक्स आती, बट उसको प्रूफ करने के लिए हमें फिर सॉलिड एंगल वगैरह पढ़ना पड़ेगा। वो प्रूफ एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया हुआ है तो उसे नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये कि सॉलिड एंगल अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चंस करने के लिए। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक। और लास्ट पॉइंट इस प्रूफ में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। इस रिजल्ट तक हम लोग क्यों पहुंचे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से मिल रही है 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। तभी जाके आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, और जो फ्लक्स है वो इसके बराबर आई। इन केस मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर नहीं आता, कुछ और आता, मान लेते हैं आर क्यूब आता, राइट। तब तो यहां पे हमें आर क्यूब मिलता और आर स्क्वायर तो नीचे एक आर बचा रह जाता। यानी अब जो फ्लक्स है वो इस स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड करती, और बड़ा स्फीयर होता तो उसका रेडियस ज़्यादा होता तो फ्लक्स कम हो जाती, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब से ना वैरी करके सिर्फ आर से वैरी करती, ठीक है, तब ये कॉन्स्टेंट वगैरह बदल जाते, तो आर से वैरी करती, तो फिर हमें क्या मिल जाता, यहाँ पे आर रहता है, यहाँ पे आर स्क्वायर, तो ऊपर एक आर बचता। यानी कि फ्लक्स रेडियस पे डिपेंड करती है, यानी कहने का मतलब जैसे जैसे हमारा स्फीयर बड़ा होता जाता फ्लक्स भी बढ़ती जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। फ्लक्स सिर्फ किस पे बराबर होगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट क्लोज्ड सरफेस से, ठीक है। क्लोज सरफेस के साइज से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो थ्योरम होल्ड किया वो इस वजह से होल्ड किया कि चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ ऐसे वेरी करती है, क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। और ये रिजल्ट आया था कूलम्स लॉ से, ठीक है। आप रिवाइज करिएगा जाके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में देखिएगा ये रिजल्ट कैसे निकाला गया था। तो ये रिजल्ट हमने निकाला था कूलम्स लॉ से, ठीक। तो क्योंकि कूलम लॉ होल्ड करता है, इसी से हमें यह पता चला कि गॉस थ्योरम भी होल्ड करेगा। यानी अगर कूलम लॉ नहीं होता तो फिर गॉस थ्योरम नहीं होता। कूलम लॉ नहीं होता क्या मतलब, दो चार्ज पार्टिकल की फील्ड डिस्टेंस के साथ ऐसे वेरी ना करती, ठीक, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला नहीं आता, और जब ये फॉर्मूला नहीं आता तो आर स्क्वायर कैंसिल नहीं होता, और फ्लक्स सरफेस के साइज पे डिपेंड करती, जबकि एक्चुअली सरफेस के साइज पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये था हमारा गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बिल्कुल एक बेसिक सा सवाल है, ठीक है, बट एक पॉइंट क्लियर करना है, इस वजह से इसको करा रहे हैं। क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स S1 एंड S2 इज। ये
स्फीयर है S1, ये स्फीयर है S2 और दोनों के कॉमन सेंटर पे एक चार्ज Q रखा हुआ है। पूछा जा रहा है कि फ्लक्स का रेशियो क्या होगा। अब देखिए ये भी एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर Q चार्ज है, ये भी एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर भी Q चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही सरफेस से फ्लक्स सेम आएगी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट S1 से भी और Q बाय एप्सिलॉन नॉट S2 से भी आएगी। यानी φ1 छोटे वाले से भी फ्लक्स और φ2 बड़े वाले से फ्लक्स, दोनों से सेम फ्लक्स रहेगी। अब यहाँ पर देख के एक हो सकता है कि कंफ्यूजन है किसी को कि सर यहाँ पर एरिया तो कम है, ठीक, और यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, तो कैसे दोनों में फ्लक्स सेम आ रहा है। तो देखिए इसका रीज़न क्या है। यहाँ पर एरिया ज़रूर कम है बट फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग है। ये देखिए, तो यहाँ पर फील्ड लाइंस पास पास हैं, ठीक, तो फील्ड स्ट्रांग है, क्लियर हो गई चीज़, और एरिया कम है, तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है, एरिया पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर एरिया कम बट फील्ड ज़्यादा, और आगे जाके फील्ड कम हो जाएगी और एरिया ज़्यादा हो जाएगा, और जिस हिसाब से एरिया बढ़ेगा उसी हिसाब से फील्ड कम होगी, क्योंकि एरिया प्रोपोर्शन में होगा R स्क्वायर के और फील्ड प्रोपोर्शन में होगी 1/r स्क्वायर के, ठीक है। तो इस वजह से फ्लक्स दोनों से हमें सेम। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक का है, और भी कई बुक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है। अ पार्टिकल विद चार्ज Q इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2 मीटर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 मीटर। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। स्क्वायर के थ्रू फ्लक्स कितनी है। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर के जैसा कोई सरफेस हो गया, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि स्क्वायर है और इसका साइड 4 मीटर है, और एक चार्ज पार्टिकल इसके सेंटर के ठीक सामने 2 मीटर पे रखा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पार्टिकल 2 मीटर की दूरी पे और स्क्वायर का साइड 4 मीटर है। अब इमेजिन करिए कि हम एक सरफेस और ऐसे बना दें, फिर एक ऐसे और बनाते हैं, इधर एक इधर बना दें, एक इधर बनाते हैं, एक इधर बनाते हैं, तब ये चार्ज पार्टिकल एक बड़े से क्यूब के सेंटर में आ जाएगा, राइट। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा इस चीज़ को। एक कॉपी ये है, एक ऐसे लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया, एक इधर और एक इधर, ठीक। तो एक क्यूब तैयार हो गया, और ये चार्ज पार्टिकल क्योंकि यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे है और स्क्वायर का साइड 4 मीटर है, तो ये चार्ज पार्टिकल क्यूब के सेंटर पे आ गया। तो अब अगर क्यूब के सेंटर पे आ गया तो फ्लक्स पूरे क्यूब से कितनी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्यूब एक क्लोज सरफेस है, इससे टोटल फ्लक्स हो जाएगी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये फ्लक्स चार्ज से निकलने के बाद स्पेस में चारों तरफ बराबर से फैलती है, ठीक, बोर्ड में ही जाएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, बोर्ड के पीछे भी जाएगी। तो साफ समझ में आ रहा है कि क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में चार्ज पार्टिकल है, तो जितनी फ्लक्स इस फेस से होगी उतनी इसके सामने वाले से होगी, उतनी ऊपर से होगी, उतनी नीचे से होगी, उतनी आगे वाले सरफेस होगी, उतनी ही पीछे वाले सरफेस से होगी। यानी कहने का मतलब ये जो चार्ज क्यूब से जो टोटल फ्लक्स बाहर आ रही है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये 6 फेसेस से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, और जो एक फेस से फ्लक्स निकलेगी वो निकलेगी Q बाय 6 एप्सिलॉन। ऐसे ही सिमेट्री पे बेस्ड आपको ढेर सारे सवाल मिल जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये हो गया कि एक हेमिस्फेयर है, इसके सेंटर पे Q चार्ज रखा है, बताइए इस हेमिस्फेयर से कितनी फ्लक्स होगी। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जैसा भी देखा था हम लोगों ने कि इमेजिन करें कि एक हेमिस्फेयर और लगा दें हम लोग, राइट। इमेजिन करें कि एक हेमिस्फेयर और लगा दिया, तो देखो पूरा एक क्लोज सरफेस हो गया, और इस पूरे क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आएगी वो होगी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसमें से आधी ऊपर निकल जाएगी, आधी नीचे निकल जाएगी, ठीक है। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए, ये एक चार्ज Q है, चाहे ये छोटा क्लोज सरफेस हो और चाहे बड़ा क्लोज सरफेस हो, दोनों से ही फ्लक्स कितनी रहेगी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसका ये मतलब हुआ कि चार्ज Q से ही जो फ्लक्स इमर्ज कर रही है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। इसी वजह से जितनी इमर्ज कर रही है वो छोटे वाले से भी पास कर रही है और बड़े वाले से भी पास कर रही है। यानी गॉस थ्योरम का एक दूसरा मतलब ये भी हम रफली समझ सकते हैं कि किसी चार्ज Q से जो फ्लक्स इमर्ज करती है वो होती है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई एक चार्ज Q हो गया, इससे टोटल फ्लक्स जो इमर्ज करेगी स्पेस में वो होगी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, सब मिला जुला के स्पेस में चारों तरफ मिला जुला के Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आधी ऊपर से निकल जाएगी, आधी नीचे से निकल जाएगी, ठीक। तो जो टोटल निकल रही है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसमें से आधी ऊपर आधी नीचे, तो नीचे वाले हेमिस्फीयर से कितनी हो गई, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इस तरीके के सिमेट्री बेस्ड बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे हम लोगों को, जिनको हम ऐसे टैकल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं एक दूसरी कैटेगरी के सवाल पे।
अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी डिफरेंट सवाल है। क्वेश्चन है एस इज अ क्लोज्ड सरफेस इन फिगर वाइल कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू। ठीक, ये फिगर बनी हुई है। यहां पर 3 चार्जेस हैं, एक है Q1, एक है -Q2 और एक है Q3। Q1 Q2 इसके अंदर है और Q3 इसके बाहर है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस सरफेस से जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, वो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की होगी खाली, Q1 -Q2 की होगी, Q1 Q3 की होगी, या इन सबके सबकी होगी। राइट, सो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और ये IIT 2004 स्क्रीनिंग का है। सवाल का कॉन्सेप्ट यही है, डेटा हो सकता है कि अलग हो, कॉन्सेप्ट यही था सवाल का। तो इसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग। अब देखिए गॉस थ्योरम के हिसाब से अगर हमें किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालनी हुई तो सिर्फ सरफेस के अंदर का चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल होगा फ्लक्स के लिए। किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स केवल अंदर के चार्ज पे डिपेंड करती है। बट अगर हमें कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हुई, जैसे यहां पर या फिर यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी चार्ज बनाएंगे, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, और जो नेट फील्ड आएगी वो सबका वेक्टर सम आएगी। यानी कि कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तब तो सभी चार्जेस, ठीक है, वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हम लोगों ने पढ़ा था। बट अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्लक्स निकालनी है, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालनी है, ठीक है, तब फिर हम सिर्फ सरफेस के अंदर का चार्ज लेते हैं, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कहता है कि इस सरफेस, इस क्लोज्ड सरफेस S से फ्लक्स बताइए, तो फ्लक्स के लिए तो केवल Q2 और -Q2, Q1 और -Q2 रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट अगर कहीं पर फील्ड निकालनी है तो जितने चार्जेस होंगे सबकी फील्ड बनेगी और सबकी फील्ड का वेक्टर सम आएगा। तो फील्ड की जहां तक बात है तो फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल द 3 चार्जेस। दिस इज जस्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, अब इसको हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ये क्लोज्ड सरफेस है और इसके अंदर चार्ज Q रखा है, आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल आइसोलेटेड है। तो देखिए इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स जो है वो होगी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, वही गॉस थ्योरम। और सरफेस के हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी केवल इस चार्ज की ही वजह से होगी, अभी क्योंकि आइसोलेटेड है। बट इमेजिन करिए कि हम सरफेस के बाहर एक चार्ज और ले आके छोड़ दें Q डैश, ठीक, और मान लेते हैं कि ये भी पॉजिटिव है, तो क्या लगता है कि इसकी फील्ड लाइन ऐसे ही रहेंगी? बिल्कुल नहीं, दोनों की फील्ड लाइंस मॉडिफाई कर जाएंगी। ठीक है, इसकी फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हो जाएगी, हमने देखा भी था ड्रॉ करके फील्ड लाइंस को, 2 पॉजिटिव चार्जेस आसपास रखे रहेंगे, तो इसकी ऐसे घूम जाएगी, इसकी ऐसे निकल जाएगी। तो इसके आने से देखिए इस पॉइंट पर फील्ड बदल गई, जो पहले फील्ड इधर थी वो ऐसे हो गई। क्यों बदली? क्योंकि यहां पर जो नेट फील्ड है वो इसकी वजह से भी आई और इसकी वजह से भी आई। बट जो फ्लक्स है वो अब भी उतनी ही निकल रही थी। पहले ये था कि जब ये नहीं था तो फ्लक्स बराबर से निकल रही थी चारों तरफ, अब इसके आ जाने से फ्लक्स उधर शिफ्ट हो गई, बट टोटल फ्लक्स अब भी उतनी ही है। ठीक है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। राइट, तो अगर क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना है तो केवल अंदर वाला चार्ज, बट अगर क्लोज सरफेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो जितने भी चार्जेस हैं सबके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम किया जाएगा। राइट, तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, पूरे बोर्ड में आ गया, बट है बहुत छोटा सवाल, IIT 2009 का सवाल है। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है अ डिस्क ऑफ रेडियस a/4 एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 6 कूलम इज प्लेस्ड इन XY प्लेन विद इट्स सेंटर एट -a/2, 0, 0. A rod of length A with uniform charge 8 coulomb is placed on x-axis from x is equal to a/4 to x is equal to 5a/4. 2 point charges -7 coulomb and 3 coulomb are at a/4, -a/4, 0 and -3a/4, 3a/4, 0. यानी कि जो -7 वाला है वो इस कोऑर्डिनेट पे रखा है और जो 3 वाला है वो इस कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है। और आपको पता करना है इस क्यूब से फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, x इज इक्वल टू +-a/2, y इज इक्वल टू +-a/2 और z इज इक्वल टू +-a/2। तो ये है सवाल। अब सवाल देखने में तो बड़ा लग रहा है, ठीक, बट ये सवाल
थोड़ा सा आप इमेजिन कर लीजिए 3D 3 डायमेंशन और ये क्यूब कैसा है, ठीक है, तो तुरंत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर आपको इस क्यूब से फ्लक्स पता करनी है तो क्यूब एक क्लोज सरफेस होगा, ठीक है, और क्लोज सरफेस जो होगा उससे फ्लक्स जो निकलेगी वो इतनी निकलेगी सरफेस के अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो देखिए इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, बस ये मालूम करना है, ठीक है। इसके लिए हमें कहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट है वो असाइन करना पड़ेगा, वो कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे, तो फिर पता चल जाएगा अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। चलिए क्यूब को देखते हैं, राइट। क्यूब बना है 6 फेसेस से मिलके, एक फेस है +a/2, x = +a/2, x = -a/2, यानी कहने का मतलब क्यूब का एक फेस ऐसा है कि जहां पे आपको x कोऑर्डिनेट हमेशा +a/2 मिलेगा और दूसरा फेस -a/2 पे मिलेगा हमेशा, ठीक है। जैसे कि ये वाला फेस देखिए, ठीक, ये क्लियर 3D में इसको इमेजिन करिए। इस फेस पे आप कहीं पर भी चले जाइए आपको x कोऑर्डिनेट हमेशा कितना मिलेगा, +a/2, राइट। तो यानी यहां पर जो कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना हो गया, a/2, 0, 0। फिर क्यूब का जो अगला फेस है वो उसका x कोऑर्डिनेट -a/2 यानी ये वाला फेस होगा, ठीक। यानी यहां पर जो कोऑर्डिनेट आ गया इस जगह पे वो आ गया -a/2, 0, 0। फिर इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट इस प्लेन में हमेशा कितना रहेगा, +a/2, यानी जो ऊपर वाला फेस है इस पे आपको y कोऑर्डिनेट हमेशा कितना मिलेगा, +a/2। यानी यहां पर जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया +a/0, +a/2 और 0। यहां पर जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 0, -a/2, 0, ठीक है। ये नीचे वाली प्लेन हो गई क्यूब की। फिर ऐसे ही z एक्सिस पे एक सामने प्लेन होगी +a/2 पे, z = +a/2 पे, यानी इस पे z कोऑर्डिनेट हमेशा +a/2 रहेगा और एक पीछे रहेगी, राइट। अब देखते हैं कि इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है। अब ध्यान देखिएगा, डिस्क पे टोटल चार्ज है हमारा, कहां चला गया, 6 कूलम, और इसका सेंटर -a/2 पे है और इसका जो रेडियस है वो a/4 है, यानी कि ये हो गया -a/4, यहां पर इसका सेंटर है और रेडियस इसका a/4 है। तो इसका मतलब आधी डिस्क बाहर आएगी, आधी डिस्क अंदर आएगी। तो पूरी डिस्क पे जो चार्ज है वो 6 कूलम का है, तो इस आधे डिस्क पे चार्ज हो जाएगा 3 कूलम का। तो चलिए क्यूब में एक चार्ज पता चल गया 3 कूलम का आ रहा है, राइट, इस डिस्क का आधा। अब इस रॉड की बात करते हैं। रॉड का एक एंड शुरू हो रहा है a/4 से, x = a/4 से, और ख़त्म हो रहा है 5a/4 पे। तो a/4 फिर a, तो 5a/4। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आया वो आया, x कोऑर्डिनेट आया a/4, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट दोनों 0 है, ठीक। तो देखिए रॉड की लेंथ है a, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये a/4 है, ये a/2 है, तो ये जो लेंथ आएगी ये भी a/4 ही आ जाएगी, a/2 - a/4, तो a/4। कहने का मतलब रॉड की 1/4 लेंथ क्यूब के अंदर है, रॉड की 1/4 लेंथ क्यूब के अंदर है, ठीक। अब रॉड पे टोटल चार्ज दिया है हम लोगों को 8 कूलम का, ठीक, और इस पूरी लेंथ में 8 कूलम का चार्ज है। तो इतनी लेंथ में 1/4 लेंथ में 2 कूलम का चार्ज हो जाएगा, यानी इतने पोर्शन पे चार्ज आ गया 2 कूलम का। इसके बाद ये चेक करना है कि ये वाला कहाँ पर है और ये वाला कहाँ पे है, 3 कूलम वाले जो चार्ज पार्टिकल है। तो -7 रखा हुआ है, a/4 -a/4 0। अब ये पॉइंट इस क्यूब के अंदर आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्यूब फैला हुआ है +a/2 से लेके -a/2 तक x एक्सिस पे, फिर y एक्सिस पे प्लस और माइनस, ठीक है। वैसे z एक्सिस पे +a/2 और -a/2, ठीक। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हो गया a/4, y कोऑर्डिनेट हो गया -a/4 और z कोऑर्डिनेट इसका हो गया 0। यानी ये वाला जो चार्ज है जिसके ये कोऑर्डिनेट हैं वो क्यूब के अंदर आ रहा है, राइट। तो 7 वाला आएगा, उसका कोऑर्डिनेट ये हो गया, और 3 कूलम वाले का जो कोऑर्डिनेट है वो इतना है, राइट। तो अब ये देखिए पॉइंट क्यूब के बाहर निकल रहा है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट -a/4 है, देखो x कोऑर्डिनेट यहाँ तक -a/2 है और -3a/4 का क्या मतलब हुआ, और पीछे, यानी कि ये वाला पार्टिकल क्यूब के बाहर है। इसका y कोऑर्डिनेट भी देखो a/2 से ज़्यादा ही है, 3a/4 और ये a/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो क्यूब के अंदर जो चार्ज आया वो आया देखिए 3 कूलम, फिर 2 कूलम इस रॉड का आ गया
और चार्ज पार्टिकल में -7 कूलम आ गया ये वाला, और जो तीसरा चार्ज पार्टिकल है, दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल 3 कूलम, वो क्यूब के बाहर जा रहा है, ठीक। तो ये वाला हमारा 3 कूलम का हो गया। तो क्यूब के अंदर जो टोटल चार्ज आया वो इतना आया, 3 कूलम इस डिस्क का आ गया, आधा डिस्क का, रॉड का 1/4 आ गया, और ये पार्टिकल आ गया जो -7 कूलम का है। तो टोटल चार्ज इतना हो गया क्यूब के अंदर, अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो हमें इस क्यूब से फ्लक्स पता चल जाएगी, चार्ज विद इन द क्यूब या चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था हमें, ठीक है, कि विजुअलाइज करना था कि भाई क्यूब कैसा है और उसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है। इसके लिए थोड़ा सा 3 डायमेंशन इमेजिन करना था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अ लॉन्ग लाइन चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा passes through center of a cube of edge A. If the line charge can be placed in any orientation, comma, what will be flux through each face of the cube when orientation of the line charge is such that the flux through the cube is minimum? तो एक काम करिए, पहले तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करके थोड़ा सोच लीजिए क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, तब फिर कंटिन्यू करिए। पहले एक काम करते हैं, इसको ज़रा ड्रॉ करके देखते हैं कि भाई क्या सवाल हमसे बता रहा है। ये एक क्यूब हो गया, ध्यान रखिएगा अभी हम स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है, यानी स्क्वायर दिख रहा है ये, बट एक्चुअली ये क्यूब है, ठीक है, 3 डायमेंशन में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा 3 डायमेंशन में। फिर क्वेश्चन कह रहा है एक लंबा सा लाइन चार्ज है जिसपे लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, ठीक है, वो ऐसा पास कर रहा है कि इसके सेंटर से आ रहा है, ठीक, ये मान लेते हैं लॉन्ग लाइन चार्ज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बता रहा है कि इस लाइन चार्ज को हम टर्न 1 कर सकते हैं, बट सेंटर से ये पास करेगा। जैसे कि लाइन चार्ज अभी ऐसे है तो हम चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, हम चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, राइट, किसी भी पोजीशन में इसको ले जा सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि इसको सेंटर से पास करना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ये ऐसे ओरिएंटेशन में आ जाएगा कि क्यूब से सबसे कम फ्लक्स पास करेगी, तब क्यूब के हर फेस से कितनी फ्लक्स होगी, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए, जैसे कि ये लाइन चार्ज ऐसे रखा होता, सेंटर से पास कर रहा है, तो देखिए अभी क्यूब के अंदर लेंथ ज्यादा आ रही है, ठीक है, यही अगर ऐसे रखा होता तो क्यूब के अंदर की लेंथ कम हो जाती, अगर ये ऐसे रखा होता तो क्यूब के अंदर की लेंथ और ज्यादा हो जाती, राइट। यानी सबसे कम लेंथ कब आएगी, जब ये बिल्कुल ऐसे रखा होगा, राइट, और जब सबसे कम लेंथ अंदर आएगी तब क्यूब के अंदर का जो चार्ज है वो भी सबसे कम होगा, और जब चार्ज क्यूब के अंदर सबसे कम होगा तो फ्लक्स भी क्यूब से सबसे कम आएगी। तो एक तो ये हो गया लॉजिक, ठीक। बट ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे कम जब फ्लक्स होगी तो फ्लक्स होगी कितनी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब क्यूब से सबसे कम फ्लक्स होगी तो क्यूब के हर फेस से कितनी फ्लक्स होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए निकालते हैं कि क्यूब से सबसे कम फ्लक्स कितनी होगी, ठीक है। इसके लिए यहां पर हम लोग फिगर बना रहे हैं, ये एक क्यूब बना रहे हैं हम लोग, ये क्यूब हो गया, ठीक, और हम लोगों ने समझ लिया है कि सबसे कम फ्लक्स तब होगी जब लाइन चार्ज ऐसे पास करे, ठीक, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है लाइन चार्ज पे, तो सबसे कम लेंथ आ रही है चार्ज के अंदर, तो चार्ज भी सबसे कम होगा, ठीक है, और जो अंदर चार्ज होगा इनसाइड द क्यूब, क्यू इनसाइड, वो होगा लैम्डा, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, इनटू यहां से यहां तक की लेंथ, ऊपर से लेके नीचे वाले सरफेस तक की लेंथ, तो लैम्डा ए, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक दिस, कि जैसे मान लेते हैं कि ये क्यूब हो गया, ठीक, तो रॉड जब ऐसे पास करेगा बिल्कुल यहां से, बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट से, और बिल्कुल सीधे निकल जाएगा ऐसे, तो देखिए कितनी लेंथ अंदर आएगी, जो क्यूब की साइड है, जो कि ए के बराबर है, ठीक। तो चार्ज कितना आ गया क्यूब के अंदर, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू द मिनिमम पॉसिबल लेंथ, जो कि ए के बराबर है। तो ये तो क्यूब से हो गई मिनिमम, ये हो गया क्यूब के अंदर का मिनिमम चार्ज, देयरफॉर फाई मिनिमम फ्लक्स कितनी हो जाएगी, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब सवाल ये पूछ रहा है कि इस केस में क्यूब के हर फेस से कितनी फ्लक्स होगी, ठीक है। तो अब इसके लिए पहले आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि इस लाइन चार्ज की फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ठीक है। अब अगर कोई लाइन चार्ज है तो इसकी फील्ड लाइंस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो कुछ ऐसे होंगी। अगर कोई लॉन्ग लाइन चार्ज है, ठीक है, तो इस साइड ऐसे जाएंगी, इस साइड ऐसे जाएंगी, ठीक है, इधर। तो ऊपर वाले सरफेस के तो पैरेलल चलेंगी फील्ड लाइंस, ऊपर वाले टॉप सरफेस, ठीक।
और नीचे वाले सरफेस के भी पैरेलल चलेंगी फील्ड लाइंस, यानी ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस से फ्लक्स जीरो हो जाएगी। इसको फिर से समझ लीजिए, जैसे ये लाइन चार्ज हो गया, ठीक, ये ऐसे जा रहा है, राइट, तो यहाँ पर फील्ड लाइंस को इसको घिसते हुए चल रही है, बिल्कुल सरफेस को घिसते हुए चल रही है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सरफेस से फ्लक्स जीरो होगी। मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं कि इस सरफेस पे एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी या ऐसे जाएंगी, ठीक, तो एंगल 90 का बनेगा, तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इस सरफेस से फ्लक्स जीरो हो जाएगी और इससे भी फ्लक्स जीरो हो जाएगी। ठीक, अब जो भी फ्लक्स निकल रही है, इतनी निकल रही है, वो इन चारों सरफेसेस में बराबर से बटेगी, क्योंकि सिमेट्री है सिचुएशन में। तो हर फेस से जो फ्लक्स हो जाएगी, जो भी निकल रही है उसकी 1/4, क्योंकि सिचुएशन में सिमेट्री है, राइट। तो फ्लक्स इज इक्वल टू 0 इन दोनों फेसेस से जिनसे पास हो रहा है लाइन चार्ज, ठीक, थ्रू द फेसेस थ्रू विच लाइन चार्ज passes, ठीक, एंड फ्लक्स इज इक्वल टू बचे खुचे चार सरफेसेस से बराबर से होगी, ठीक, और जो टोटल है उसका 1/4 हो जाएगी, लैम्डा ए बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4। सो दिस इज ऑल अबाउट गॉस थ्योरम, और होपफुली आपको डिस्कशन समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस गॉस थ्योरम के, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, एंजॉय भी करिए, गुड बाय।